बहू, परसों से रमजान शुरू है और तुम्हारी चारों नंद भी शहर से वापस आने वाली हैं। मेरी दोस्त बता रही थी कि नंद बहुत गंदी होती हैं। अगर मेरी नंद भी गंदी निकली तो नहीं नहीं, मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी कि मुझे सजा मिले। अपनी चारों नंद के आने का नाम सुनकर बेचारी महक काफी परेशान हो जाती है और अगले दिन उसकी चारों नंद आ जाती हैं और घर आते ही वो अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। आखिरकार हमें अपनी भाभी जान के दीदार हो ही गए। अरे बेटा, तुम चारों आते ही अपनी भाभी के गले लग गई। कल से रमजान शुरू है, थोड़ी उसकी भी तैयारी कर लो। महक अपनी सास के कहने पर अपनी चारों नंद के लिए खाना लगाती है और उसकी चारों नंद रमजान की तैयारी करने के लिए खुद राशन, सब्जियां और फल लेकर आती है। और रमजान के पहले दिन महक सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। एक काम करती हूँ, मेरी चारों नंद को बिरयानी, कस्टर्ड, जूस काफी ज्यादा पसंद है, यही बना लेती हूँ। मुस्कान हड़बड़ी में खाना बनाना शुरू करती है और बिरयानी में उससे नमक मसाला ज्यादा गिर जाता है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और उसे अपने मायके के दिन याद आ जाती है जब उससे कोई गलती होती थी तो कैसे सजा मिलती थी। करम जली कहीं की, आज हमारी सहरी का पहला दिन है और तूने पहले ही दिन इतना नमक डाल दिया ताकि हम अपना रोजा ना खोल सके। अम्मी ये जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है, आज आप इसे ऐसी कड़ी सजा दो कि ये भी अपना रमजान का पहला रोजा ना रख सके। महक को परेशान करने के लिए अब उसकी सौतेली माँ उसके सामने से खाना छीन लेती है और उसे घर के सारे काम करवाती है। बेचारी महक घर के सारे काम करके जैसे ही आराम करने जाती है, महक की सौतेली माँ राशन कार्ड और कुछ पैसे लेकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, ये पकड़ राशन कार्ड और कुछ पैसे और जाकर राशन दफ्तर से राशन छुड़ा कर ला। पर अम्मी, राशन दफ्तर तो शाम तक खुला रहता है, अभी बहुत भीड़ है, मैं शाम को राशन ले आऊंगी। अगर दुकान सारी रात भी खुली रहेगी तो भी मैं तुझे इसी वक्त भेजूंगी, और अगर तू भी इस कड़कड़ाती धूप में राशन छुड़ा कर नहीं लाई तो मैं तुझे इसी धूप में नंगे पैर खड़ा कर दूंगी। अब तू बता क्या करना चाहती है। महक को कोई दूसरी सजा न मिले इसलिए बेचारी महक चिलचिलाती धूप में राशन दफ्तर जाती है और लाइन में खड़ी होकर राशन लेती है और अपने सिर पर 10 किलो गेहूं और 4 किलो चावल लेकर घर आती है, जिस वजह से वो काफी थक जाती है और उसे प्यास लगने लग जाती है। पर उसमें भी उसकी सौतेली माँ और बहन के दिल को शांति नहीं मिलती और वो उसे और परेशान करने के लिए घर के काम थमा देती है। मेरे बहुत सारे गंदे कपड़े रखे हैं, छत पर जाकर उन्हें धो लो। मैं नहीं चाहती कि नीचे घर गंदा हो। पर कौन से गंदे कपड़े? मैंने तो तुम्हारे सारे गंदे कपड़े रात को ही धो दिए थे। तुम मुझसे जुबान चला रही है, माँ से शिकायत करूं तेरी? अपनी सौतेली माँ का नाम सुनकर महक डर जाती है और उसके हाथों से कांच का गिलास गिर जाता है। कांच गिरने की आवाज सुनकर उसकी चारों नंद रसोई में आती हैं और अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? और आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। बाजी, पसीना तो आएगा ही ना, भाभी को वो अकेली जो रसोई में काम करी, हम चारों को भी तो समझना चाहिए ना कि भाभी अकेली है, उनका भी रमजान का आज पहला दिन है। भाभी रुकिए, हम सब आपकी मदद करवा देते हैं। नहीं नहीं, आप सबको मदद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा काम खत्म कर लिया। देखिए, मस्जिद से सायरन की आवाज भी आ गई, बाहर चलकर सहरी खा लेते हैं। महक अपनी चारों नंद के साथ खाना लेकर बाहर आती है और जमीन पर कालीन बिछाकर दस्तरखान बिछाती है और महक रसोई से मयूर जग में पानी लेकर आती है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर दुआ पढ़कर खाना खाता है। जैसे ही वो लोग बिरयानी खाते हैं उसमें नमक मसाला काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से मुस्कान का मुंह बन जाता है और ये देखकर एक बार फिर महक डर जाती है और उसे अपनी सौतेली बहन की याद आती है, जब खाने में नमक तेज होने पर उसकी बहन गरम खाना उसके ऊपर फेंक दिया करती थी। मुझे माफ कर दो, गलती से नमक तेज हो गया, बिरयानी के बदले मैंने पुलाव भी बनाया है, तुम वो खा लो, ये बिरयानी सारी अकेले मैं खत्म कर लूंगी। भाभी, आप इतना डर क्यों रही हैं? साधारण सी बिरयानी ही तो थी, हो गया नमक तेज तो क्या हुआ, हम सब इसमें रायता डालकर खा लेंगे। बहू, इतनी गलतियां तो हर किसी से होती हैं, अब डर मत और खाना खा इससे पहले कि सहरी का समय खत्म हो जाए। अपनी सास और चारों नंद की ऐसी बातें सुनकर महक की जान में जान आती है और वो सभी के गंदे बर्तन अकेली उठाने लगती है। ये देख उसकी चारों नंद उसकी हेल्प करती हैं और एक नंद दस्तरखान हटाती है तो दूसरी कालीन हटाती है, तो वहीं एक अपनी भाभी के साथ रसोई में जाती है और जब बर्तन मांज रही होती है तो उसकी एक नंद बर्तन खंगाल रही होती है। भाभी, आप इतनी डरी डरी क्यों हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसा क्यों बोलती हो? गलती तुम चारों से नहीं बल्कि मुझसे हुई थी, पर फिर भी तुम चारों मेरी मदद कर रही हो। आज से पहले कभी किसी ने मेरी इतनी मदद नहीं करी। तुम जानती हो, शादी से पहले मेरा रोजा पूरा ना हो इसलिए मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे मारा करते थे, धूप में मुझसे काम करवाते थे, सर पर मैं राशन उठाकर लाती थी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस तरह महक की चारों नंद उसके साथ मिलकर घर के सारे काम करवाती हैं और आलिया अपनी भाभी का डर अपनी चारों बहन को बताती है और वो चारों फैसला करती हैं कि वो इस बार अपनी भाभी का रमजान इतने अच्छे से मनाएंगी कि वो जिंदगी भर याद रखें। हमारी भाभी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, अब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिस वजह से वो और ज्यादा हमसे डरे ना। अगर ऐसी बात है बेटा, तो तुम चारों को अपनी भाभी के साथ बहन की तरह रहना होगा, क्योंकि वो जब से यहाँ आई है काफी ज्यादा डरी रहती है। रमजान का पहला दिन जैसे उसका अच्छा गुजरा है, मैं चाहती हूँ कि उसके बाकी के 29 दिन भी ऐसे ही गुजरे। जहां एक तरफ महक की चारों नंद अपनी भाभी के बारे में सोच रही होती हैं, तो वहीं महक की एक दोस्त उसे फोन करती है और उसकी नंद के खिलाफ भड़काती है। महक, तू सच में कितनी मासूम है, इसीलिए तो तेरे मायके में भी तेरे ऊपर इतना जुल्म किया गया। तेरी चारों नंद अच्छी बनने का ढोंग कर रही हैं। देखना, तू वो तेरी मासूमियत का फायदा उठाकर तुझे तेरे ही घर से निकाल देंगी, वो भी इसी रमजान में। तू सही बोल रही है, मेरी सास ने भी बताया था मेरी चारों ननद खाने के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और आज इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी उन चारों ने मेरी मदद की। महक अपनी दोस्त की बातों में आ जाती है और फिर से पुराने दिनों को याद करने लगती है, जहां उसकी सौतेली बहन भी उसके साथ अच्छा बनने का नाटक करती थी और अपनी माँ से मार खिलवाती थी। अब शाम को किसी काम से महजबीन की पड़ोसन आती है और महजबीन को भड़काना शुरू कर देती है। अरे बहू, तेरी सास जितनी अच्छी और भोली है, तेरी चार नंद उतनी ही चालाक हैं, बचकर रहना अपनी चारों नंद से। आंटी जी, क्या गुफ्तगू चल रही है आपकी हमारी भाभी जी से? आलिया, भला मैं तेरी भाभी से क्या बात करूंगी, मैं तो बस यहाँ तुम चारों बहनों से मिलने के लिए आई थी। आज तुम्हारा रमजान का पहला दिन है, इफ्तारी का समय भी हो रहा है, तो क्या बना रही हो? आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, अब चारों बहन आ गई हैं, हमारी भाभी को अकेले कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हमारी भाभी का ससुराल में पहला रमजान है, तो हमारे होते हुए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाभी आप आराम कीजिए, इफ्तारी का इंतजाम हम कर लेंगे। इतना बोलकर चारों नंद अपनी भाभी के साथ रसोई में चली जाती हैं और काम में लग जाती। अपनी चारों नंद के साथ महक इफ्तारी का खाना बनाती हुई मन ही मन में खुद से कहती है, अब तो पड़ोस की आंटी भी कह रही है कि मेरी नंद ठीक नहीं है, मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। काम करती हूँ, अभी अलार्म लगा लेती हूँ। इफ्तारी और खाना तो इन चारों ने मिलकर बना लिया हो, अगर आज की तरह कल भी सहरी में मुझसे कोई गलती हो गई तो कहीं ये चारों नंद मेरी और माँ जी के रिश्ते में खटास ना ला दे। यह सब सोचकर महक जल्दी से अपने कमरे में जाती है और सुबह का अलार्म लगाकर बाहर आती है, जिसके बाद पूरा परिवार इफ्तारी के लिए बैठता है और दुआ पढ़कर खाना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद इफ्तार करने के बाद वो अब नमाज पढ़ते हैं और रात को सब समय पर सो जाते हैं। पर सुबह समय पर महक की आंख नहीं खुलती और जब वो सोकर उठती है और भागती हुई रसोई में जाती है तो वो देखती है कि सहरी का सारा खाना बन चुका है। मुझे माफ कर दो, मैंने अलार्म लगाया था पर अलार्म बजा ही नहीं, और पता नहीं आज मेरी आंख क्यों नहीं खुली। तो क्या हुआ भाभी, हम चारों बहन समय पर उठ गई हैं, और आप इतना डर क्यों रही हैं? ये आपका मायका नहीं है, आपका ससुराल है, यहाँ सब आपके अपने हैं। हम में से कोई भी आपको इसकी सजा नहीं देगा। और देखो, हमने सहरी के लिए छोले चावल, पुलाव, बिरयानी, फ्रूट सलाद सारी तैयारी कर ली। आप बस बाहर जाकर कालीन बिछा दीजिए, हम खाना लेकर आते हैं, फिर दस्तरखान लगाकर पूरा परिवार एक साथ सहरी खाएंगे। अपनी चारों नंद की बातें सुनकर महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग बाहर जाकर दस्तरखान पर खाना लगाकर एक साथ दुआ पढ़ते हैं और खाना शुरू करते हैं। भाभी, हम जानते हैं मायके में आपने बहुत सी चीज बर्दाश्त की है, पर अब समय आ गया है कि आपकी किस्मत में भी खुशियां आए। आप बेफिक्र रहिए, आपका अब हर साल का रमजान अच्छा जाएगा। अपनी चारों नंद का प्यार देखकर अब मुझे भी यकीन हो गया कि मेरा शादी के बाद पहला रमजान अपनी चारों नंद के साथ बेहतर ही बनेगा। इस तरह महक को भी अपनी चारों नंद पर विश्वास हो जाता है और अब वो अपनी चारों नंद के साथ एक दोस्त और बहन की तरह रहती है, जहां उसकी चारों नंद भी अपनी भाभी का पूरा साथ देती हैं। हे भगवान, कमर भी अकड़ कर रह गई है। आज तो बड़ी ही धोबी पछाड़ सफाई की मैंने। रिद्धिमा, आई माँ जी, बोलिए। आज मेरा मन ताजा बेसन की कढ़ी खाने का हो रहा है, तो दोपहर के खाने में कढ़ी बना लेना। ठीक है माँ जी। ऐसी मरी हुई आवाज किसको सुना रही है? जरा सी सफाई करना भी तेरे बस की नहीं है। मैं तेरी इस आवाज को सुनकर पिघलने वाली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम गांव की लड़कियां बड़ी लोहा लठ होती हो। अब जा और जाकर खाना बना। सरोजा ने रिद्धिमा की थकान को कुछ नहीं समझा और उसने उसे खाना बनाने को भेज दिया। रिद्धिमा सरोजा की गांव की बहू थी। वैसे तो सरोजा की 2 बहुएं थीं, लेकिन बड़ी बहू शहर से थी, इसीलिए सरोजा उससे कम काम करवाती थी और सारे काम रिद्धिमा ही करती थी।
लेकिन फिर भी सरोजा अपनी शहरी बहू को ज्यादा सम्मान देती थी। हे भगवान, ये कढ़ी तो मुझे बहुत ज्यादा थका देती है। चलो अब जल्दी से माँ जी को ये ताजा खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खा लूंगी। रिद्धिमा ने ऐसे बोलकर टेबल पर खाना लगा दिया। उसके ससुर और पति वगैरह भी काम पर से खाना खाने को आ चुके थे, तो पहले रिद्धिमा ने अपनी भाभी सहित सभी को खाना खिलाया। अरे बाबा, लीजिए कढ़ी लीजिए, आपकी प्लेट में तो बड़ी ही कम कढ़ी है। अरे रिद्धिमा बहू, आज तो तू बड़ी थकी थकी सी लग रही है। आजा, तू भी हमारे साथ ही खाना खा ले। नहीं जी, ये रिद्धिमा अभी खाना नहीं खाएगी। आप जानते नहीं, ये पुरखों के जमाने से हमारे घर में बहू तभी खाती है जब बड़े खा ले। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से तो रीमा भी हमारे घर की बहू है, फिर ये क्यों हमारे साथ ही बैठकर खाती है? वो इसीलिए जी, क्योंकि रीमा रिद्धिमा से बड़ी है तो वो खा सकती है। सरोजा ने ऐसे ही बात बना दी। सरोजा के घर का ये उसूल था कि बहुएं परिवार को खिलाने के बाद ही खाती थी, और वो खाना बनाते वक्त नमक भी नहीं चख सकती थी, नहीं तो उस खाने को झूठा मान लिया जाता था। और रिद्धिमा उन सभी उसूलों का अच्छे से पालन भी करती थी। आज भी सभी के खाने के बाद ही उसने खाना खाया। और माँ जी, हाँ, आप और रीमा भाभी कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, जा रही हूँ मैं अपनी बहू को अपनी सहेलियों से मिलवाने। तू घर में ही रहना। माँ जी, लेकिन नई बहू तो मैं हूँ। तो मैं क्या तुझे लेकर जाऊं अपनी सहेलियों के बीच? अजीब इंसान है। अरे गांव वाली, तुझे मैं अगर अपनी शहरी सहेलियों के बीच लेकर गई ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम गांव के लोगों में मैनर्स बड़े कम होते हैं, तू यहीं रह। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। सरोजा अपनी बड़ी बहू को बहुत ही मैनर्स वाली और समझदार मानती थी, और रिद्धिमा को कूड़ा। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक दिन, ये सब्जी तो लगभग तैयार ही है, बस जरा सा नमक चख लूं कि कम तो नहीं है। रीमा ने ऐसे बोलकर जिस चम्मच से वो सब्जी बना रही थी उसी चम्मच से सब्जी को चखा, और फिर से वो उसी चम्मच को सब्जी में चलाने लगी। नमक थोड़ा सा कम है। भाभी, आपने फिर से वही हरकत की क्या? तुम मेरी हमेशा जासूसी ही करती रहती हो क्या? भाभी, मैं तो बस यहाँ पानी लेने आई थी, माँ ने मंगवाया था। भाभी, माँ ने कितनी बार तो हमें समझाया है कि उन्हें इस तरह से खाने को चखकर बनवाना पसंद नहीं है। हमारे घर में सख्ती से इस बात की मनाही है, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं मानती हैं? तुम जरा मुझे समझाना बंद करोगी? मैं अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। खाना बनाते वक्त नमक तो हर कोई चखता ही है। अब तुम जाओ यहाँ से। रीमा की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई से निकल आई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जो रीमा ने खाने को झूठा किया हो। उसे हर बार रिद्धिमा समझाती थी, लेकिन वो उसकी बात को कभी नहीं सुनती थी। आज भी खाना बन जाने के बाद रीमा ने एक प्लेट में खाना निकाला और अच्छा हुआ कि कोई भी नहीं है यहाँ। अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। वैसे भी मेरे बस की नहीं है कि सभी के खाने तक रुकना। रीमा ने ऐसे बोलकर रसोई में ही खाना खाना शुरू कर दिया। जिस बहू को सास अपनी सबसे अच्छी बहू मानती थी, वही उसकी नाक के नीचे ऐसी हरकतें कर रही थी, और सरोजा को खबर तक नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। और आज के दिन बड़ी जोरों से भूख लगी है, और मैं तो जब भी लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लग जाती है। लेकिन माँ जी अभी घर में नहीं है, इसीलिए मैं खा नहीं सकती हूँ। रिद्धिमा बेचारी भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन सरोजा के घर में ना होने की वजह से उसने खाने का एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला। एक तरफ उसकी बहू उसके पीछे भी इतनी ईमानदार थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरोजा। अरे देख रीमा, ये गुलाबी रंग की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तेरे ऊपर तो ये और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ माँ जी, ये साड़ी तो देखने से बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल साड़ी लग रही है। आजा, तुझे दिलवाती हूँ। सरोजा ने ऐसे बोलकर रीमा को साड़ी दिलवाई, जहाँ पर रीमा को एक और साड़ी पसंद आ गई। माँ जी, मुझे तो ये वाली साड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। कौन सी? अरे हाँ, ये भी अच्छी है। दोनों ही साड़ियों का कोई जवाब नहीं है। चल तो बहू, तू दोनों ले ले। सच माँ जी? शुक्रिया। माँ जी, अगर मैं ये साड़ी लेकर जाऊंगी तो रिद्धिमा का क्या होगा? उसे देखकर बुरा लगेगा। अरे उसके लिए ले तो लिए हैं सेफ्टी पिन, अब क्या सारा बाजार ही उसके लिए ले जाऊं? सरोजा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। जहां उसने अपनी एक बहू को ढेरों सामान दिलवाया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसने रिद्धिमा के लिए कुछ भी नहीं लिया। लगभग 2 घंटे बाद दोनों सास बहू घर आईं। जहां माँ जी, अच्छा है जो आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप दोनों खाना खा लीजिए, उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लूंगी। रिद्धिमा बेचारी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसने पहले अपनी सास को खाना खिलाया और तब उसने खुद खाया, लेकिन इतनी सब बातों से भी सरोजा खुश नहीं होती थी। खाना खा लेने के बाद सरोजा अपनी बहुओं को उनका सामान देने लगी। ये ले रिद्धिमा, तेरी साड़ी के सेफ्टी पिन खोते रहते हैं ना, तो इसीलिए मैं ये सेफ्टी पिन तेरे लिए लाई हूँ। शुक्रिया माँ जी। और देखो, माँ जी ने मुझे ये 2 साड़ियाँ और साथ में ये चुनरी और ये 2 नेकलेस दिलवाए हैं। कैसे हैं?
अरे नहीं, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम्हारी पसंद तो वही गवारों वाली ही है ना, तो तुम्हें ये सब कहाँ अच्छा लगेगा। अपनी हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी अपनी सास को अपनी जेठानी की ही तरफदारी करता देख रिधिमा को काफी दुख होता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रिधिमा बेचारी अपनी सास के नक्शे कदम पर चलती थी। जब भी उसे ही गलत समझा जाता था और रीमा खाने को झूठा कर करके बनाती थी और उसके अलावा कोई भी काम नहीं देखती थी, तब भी उसे ही ज्यादा सम्मान मिलता था। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन सरोजा के घर में कुछ खास मेहमान आए हुए थे। मैंने अंदाज से तो नमक डाल दिया है, लेकिन कह नहीं सकती हूँ कि ये ठीक होगा कि नहीं। रिधिमा बेचारी ने अंदाजा कर करके ही खाना बनाया और बड़ी ही सफाई से खाना बनाकर उसने टेबल पर लगा दिया। सभी लोग खाने को बैठ गए और अरे बहू रानी, तुम भी बैठो, तुम क्यों खड़ी हुई हो। नहीं नहीं, पहले आप सभी खा लीजिए, तब फिर मैं खा लूंगी। मेरे घर के यही असूल है, मेरे घर की बहुएं पहले परिवार को खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं। मैं इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ रसोई का कि मेरे घर की बहुएं खाने का नमक भी बनाते वक्त नहीं चखती हैं, क्योंकि अगर इन्होंने चख लिया तो फिर खाना जूठा हो जाएगा। वाह सरोजा, बड़े ही हिसाबों वाली औरत है तू शुरू से ही। और देख, तुझे कितनी पाबंद बहू भी मिली है जो तेरी इस बात को मानती है। नहीं तो आजकल की लड़कियां कहाँ कोई रिवाज मानती हैं। ये तो बस ठीक ठाक ही बहू है मेरी, वरना मेरी रीमा बहू है ना, वो तो बहुत ही समझदार है। सरोजा से रिधिमा की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसमें भी रीमा की बात को अड़ा दिया। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त का खाना रीमा के ऊपर आया। मेहमान अभी भी घर में ही थे। वही सूप बस बन ही गया, जल्दी से इसका नमक मिर्च चख लेती हूँ। रीमा ने ऐसे बोलकर चम्मच को सूप में डाला और उसी चम्मच से चुस्कियां ले लेकर वो सूप को चखने लगी। लेकिन ये मंजर बाहर से एक मेहमान ने देख लिया। हे भगवान, ये तो कैसे गंदगी से खाना बना रही है और जूठा भी कर रही है। ये सरोजा दोपहर तो ऐसे बोल रही थी जैसे कि ना जाने इसकी बहू कितनी पाबंद है बातों की। मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था। अभी दिखाती हूँ इस सरोजा को इसकी बहू की हरकत। ऐसे बोलकर वो औरत सरोजा को भी रसोई के पास ले आई, जहाँ पर सरोजा ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फट गईं। अरे कौन इंतजार करेगा सभी के खाने का, मुझे तो भूख लग रही है, इसीलिए मैं तो खाना खा रही हूँ। रीमा ऐसे बोलकर खाना खाने लगी, जो कि सरोजा को देखकर बहुत बुरा लगा। और फिर सरोजा पीछे से बोली, रीमा, माँ जी, तेरी ये मजाल। अरे तुझे तो मैं अपनी सबसे अच्छी बहू समझती थी, तो ऐसी है। सरोजा ने रीमा को काफी बातें सुनाई, जिन्हें सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया। अब सरोजा जान गई थी कि उसकी अच्छी बहू कौन थी। रीमा ने अपनी गलती की माफी मांगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।